अब हमारा चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, जिसका नाम है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी। इसमें हम बेसिकली आज क्या डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटिंग जो मर्चेंडाइजिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनकी अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी। पहले हम देखते हैं कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी होती क्या है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि एक रेडी टू सेल एक प्रोडक्ट परचेज करती हैं, ठीक है, होल सेलर से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी से उन्होंने रेडी टू सेल प्रोडक्ट परचेज कर लिया और फिर उसको आगे वो रीसेल कर देती हैं, अपना प्रॉफिट रखे, एक प्रॉफिट रखे उसको आगे रीसेल कर देते हैं। तो ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी कर रही होती है। ये रेडी टू सेल प्रोडक्ट परचेज करती हैं, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करती और इनको उसको आगे रीसेल कर देती हैं एक प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि इनके पास कैश अवेलेबल होता है, तो उस कैश से ये लोग क्या करते हैं, मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, ठीक है। और मर्चेंडाइज परचेज करके वो उनके पास एक इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है, और उस इन्वेंट्री को ये आगे सेल कर देते हैं। और जो सेल करते हैं, वो जो इन्वेंट्री को जो सेल किया जाता है, वो मेनली वो जो हो रहा है वो अकाउंट बेसिस पे होता है, उधार पे ये लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे वो कैश बेसिस पे नहीं करते। फ़ौरन वो मतलब एट जिस टाइम वो सेल कर होते हैं उस टाइम वो कैश रिसीव नहीं करते, बल्कि कस्टमर्स उनको बाद में कैश पे करता है। तो ये फिर वो उससे अकाउंट मतलब उससे ये कैश कलेक्ट करते हैं, उस कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं, और फिर इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है मर्चेंडाइजिंग कंपनी का। अब कहते हैं, अब जो नेक्स्ट है वो है कंपेयरिंग मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ विद द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, कि हम कंपेयर करते हैं मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ को विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मर्चेंडाइजिंग कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि इन्वेंट्रीज परचेज करती हैं, रेडी टू सेल इन्वेंट्रीज परचेज की, उसको आगे रीसेल कर दिया। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो एक बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स उनका वो होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी इन्वॉल्व होती हैं। वो पहले रॉ मटेरियल परचेज करती हैं सप्लायर से, फिर उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक फिनिश गुड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फिर उसको आगे रीसेल करती हैं, मतलब उसको आगे सेल करती हैं कस्टमर्स तक, एंड यूजर्स तक। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स और लार्जर सिस्टम होता है। मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो फिनिश गुड है वो डिलीवर हो रहा होता है, कस्टमर्स को डिलीवर हो रहा होता है। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, कि जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है इनकी अकाउंटिंग कैसे हो रही थी, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अकाउंटिंग सिस्टम की। अब एक होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स, जो बेसिकली हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो कर रही होती हैं, जो प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं, जिसमें एक जो यूज़ हो रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, जो हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही होती है बिजनेस की और ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस बता रही होती हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल अकाउंट से पता चल रहा होता है। तो अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी में क्या होता है कि उन कंट्रोल अकाउंट्स के अंडर भी एक और सब्सिडरी लेजर्स बन रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हर अकाउंट की एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, ठीक है। मतलब एक हर अकाउंट का एक सब्सिडरी लेजर बन रहा होता है, सब्सिडरी अकाउंट बन रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक कंपनी है, ठीक है, उसके 500 क्रेडिट कस्टमर्स हैं, ठीक है, उसके 500 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने जिन कस्टमर्स ने उस कंपनी को पे करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या करती है कि अपने अकाउंट रिसीवेबल्स जो उनके अकाउंट होता है, ठीक है, उसके अंदर वो हर कस्टमर का एक सब्सिडरी लेजर बनाएंगे, हर कस्टमर का, हर इंडिविजुअल का सब्सिडरी लेजर बनाएंगे, ठीक है। जो फिर वो जो टोटल जो वो जब सारे बन के जो उसका टोटल करके वो उस अकाउंट रिसीवेबल में ऐड कर देते हैं, जिसको फिर आगे बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। तो ये इस तरह हर अकाउंट का एक सब्सिडरी लेजर बन रहा होता है मर्चेंडाइजिंग कंपनीज का। अब इसमें दो तरह की अप्रोचेस यूज़ होती हैं मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने में, ठीक है, इनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में दो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ हुई होती हैं इनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरी है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। और ये जो इसमें मर्चेंडाइजिंग जो इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है, इनकी जो अकाउंटिंग होती है वो सिमिलर होती है उस अकाउंटिंग के जो प्रीपेड एक्सपेंसेस के हम जो रिकॉर्ड कर होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कौन से होते हैं, जिनको हम जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं।
तो जो इनकी जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग फॉर जो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग इनकी अकाउंटिंग की सिमिलर होती है। जैसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, पहले जब प्रीपेड हमने लिए एडवांस में पेमेंट की तो उस टाइम हम उनको एसेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर जब वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम फिर एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह इन्वेंट्री जो होती है जब वो परचेज होती है तो उसको हम इनिशियली जो हम रिपोर्ट करते हैं वो एसेट रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन जब वो कस्टमर्स को उसको सेल कर दी जाती हैं, वो इन्वेंट्री जब वो कस्टमर्स में सेल हो जाती हैं तो उसकी जो उस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है ना, तो उसको हम तो वो जो एसेट जो होता है ना उसको वो हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपेंस में। जो स्पेसिफिकली वो कौन सा एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स वगैरह सोल्ड हुए हैं ना उनकी कॉस्ट में हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं और जो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। अब हम देखेंगे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो इन्वेंट्री होती है वो हर वक्त एट एनी टाइम अप टू डेट रहते हैं। जितने इसमें सारे जो इन्वेंट्री सिस्टम है ट्रांजैक्शन वो अप टू डेट रहते हैं एट एनी टाइम। इसमें ईयर एंड का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है, बल्कि आप जिस दिन चाहे आपको इन्वेंट्री अकाउंट अप टू डेट मिलता है, ठीक है। आप जब चाहे आपके पास आप देखना चाहें कि आपके पास कितना इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी प्रेजेंट है, आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपके पास कितने ऑन जो स्टॉक है, कितना इन्वेंट्री का स्टॉक पड़ा है, तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आपने उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। और फिर जब कोई इन्वेंट्री सेल होगी तो आप उसी वक्त उसकी जो कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। जैसे ही मतलब ट्रांजैक्शन हो रही होती है आप उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होता है वो अप टू डेट रहता है। तो परपेचुअल में क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, ठीक है, मर्चेंडाइज परचेज की है, तो आपके पास एसेट आता है तो आप उसको डेबिट कर देते हो एसेट को, ठीक है। और जब आप उसको सेल कर देते हो, ठीक है, उस मर्चेंडाइज को आगे आपने रीसेल कर दिया, तो उस टाइम पे दो एंट्रीज बनती हैं। एक तो रेवेन्यू की एंट्री बनती है कि आपके पास रेवेन्यू आया है, और दूसरा आपने जो आपने इन्वेंट्री जो सेल की होती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। तो इसमें इस तरह की दो एंट्रीज बन रही होती हैं परपेचुअल में। और ये परपेचुअल होता है, ठीक है, ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, मतलब प्रोडक्ट की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी कितनी पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आई है, ठीक है, प्रोडक्ट की, और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने कितनी परचेज की हैं, कितने सोल्ड कर दी हैं, ठीक है, और करंटली हमारे पास कितने ऑन हैंड पड़े हुए हैं। तो ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें इसमें मिल रहा होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक सितंबर 1 को एक कंपनी ने 10 रेजेंट 21 इंच कंप्यूटर मोनीटर्स परचेज किए ऑन अकाउंट, मतलब उधार पे परचेज किए फ्रॉम ओकावा होलसेल कंपनी से, ठीक है। तो जो मोनीटर्स जो परचेज किए थे उसकी जो पर कॉस्ट थी वो क्या थी, 600। और वो टोटल उन्होंने 10 परचेज किए थे, तो 10 जो 10 और पर जो कॉस्ट थी वो 600 थी, तो 10 को हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट आई है वो 6000 जो कॉस्ट आई है, जो कि इस कंपनी ने पेमेंट करनी है 30 डेज के अंदर अंदर। तो जब वो उसने मॉनिटर परचेज किए तो वो कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, जो इन्वेंट्री वो डेबिट करेगी क्योंकि वो एसेट इंक्रीज हुआ है। और अकाउंट्स पेबल वो उनकी लाइबिलिटी उन्होंने आगे पे करना है, ठीक है, अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, पे करना है फ्यूचर में 30 डेज के अंदर अंदर उनको पे करना है, तो उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, तो ये इसकी एक एंट्री बन जाएगी। फिर नेक्स्ट में जब सितंबर 7 को क्या किया कि उन्होंने जो कंपनी थी जिसने परचेज किए थे तो उसने क्या किए, जो उनमें से 10 जो परचेज किए थे उसमें से जो 2 मोनीटर्स थे उसने आगे आरजे ट्रैवल एजेंसी को वो सेल कर दिए 2 मोनीटर्स ऑन अकाउंट, वो भी उसने आगे उधार पे सेल कर दिए, ठीक है। और उसकी जो सेल प्राइस जो रखी है उसने वो 1000 पर जो मोनीटर था वो उसने 1000 प्राइस पे उसको सेल किया, ठीक है। तो 2 सेल किए थे और पर प्राइस 1000 थी, मतलब उसने 10 पर 1000 प्राइस पे एक
प्रोडक्ट सेल किया, तो दो की जो अमाउंट बन रही थी वो 2000 बन रही थी, और जो पेमेंट है वो 30 डेज में ड्यू है, वो रिसीव करेगी वो कंपनी उन कस्टमर से। तो अब उसने अभी तक वो पेमेंट रिसीव नहीं की, रिसीव करनी है फ्यूचर में, ठीक है। तो वो अकाउंट रिसीवेबल की एक एंट्री बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो वो एसेट है, जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और दूसरा सेल्स हो रही हैं, ठीक है, सेल हुए हैं प्रोडक्ट, तो वो इंक्रीज हुआ है सेल, जब सेल्स इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो 2000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब जब इसमें क्या होता है, जब जैसे ही आपने प्रोडक्ट सेल किया तो आपने उसकी जो कॉस्ट आई थी, उसको जो परचेज करने में जो उसकी कॉस्ट आई थी, तो आप वो उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करते हो। तो इसी तरह जो दो प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं, ठीक है, तो उनको जब परचेज किया था वो 600 प्राइस पे परचेज किया था, जो उनकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो अब दो प्रोडक्ट्स की जो एक प्रोडक्ट की जो है वो 600 है, तो दो प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी, 1200 कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड को, गुड सोल्ड को हम 1200 कर देंगे, ठीक है। और दो प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री कम हुई है, तो इन्वेंट्री कम होने से वो जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा 1200, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा 1200 से, क्योंकि ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब अक्टूबर 1 को क्या हुआ कि जो जो पहली कंपनी थी जिसने परचेज़ किए थे मॉनिटर्स, जो परचेज़ किए थे ओकावा होलसेल कंपनी से, तो उसने उसको जो कैश है वो पे कर दिया है, ठीक है, अक्टूबर 1 को 6000 जो कैश है वो पे कर दिया है, ठीक है। तो अब पे कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा 6000 से, और कैश जो है वो डिक्रीज हुआ है क्योंकि कैश पे हुआ है, तो जब कैश डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये एसेट है, जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस में हम 6000 लिख देंगे। तो इसमें हमारी जो पेएबल की जो हम जो पे की 6000 पे कर दिया गया तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। और अक्टूबर 7 को क्या हुआ कि जो जो कंपनी ने कस्टमर्स को जो दो प्रोडक्ट सेल किए थे उनसे क्या किया, उनसे जो कैश है वो जो पेमेंट जो करनी थी कस्टमर्स ने उनसे रिसीव कर लिया, और जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कंपनी को पे कर दिया 2000 उन दो मोनिटर्स के अगेंस्ट। तो अब कंपनी के पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश जब आता है इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, पहले हमने क्योंकि अकाउंट से उन्होंने पे कर दिया है तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज कम हो गया है, तो वो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे, तो ये इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो कंपनी होती है वो वंस इन अ ईयर अपनी जो स्टॉक है उसको फिजिकल चेक करते हैं, ठीक है, कि वो यूनिट्स को काउंट कर रहे होते हैं कि, और चेक करते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे हुए हैं तो फिजिकली क्या वो उतने यूनिट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो अगर फिजिकल अकाउंट में यूनिट्स कम हैं तो जनरली इसको हम इन्वेंट्री श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है, कि आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो जब इन्वेंट्री कम हो जाती है तो इसके मतलब है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री श्रिंकेज है ये बहुत सारी मतलब डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हो जाती है, जैसे कोई थेफ्ट हो गया, ठीक है, चोरी वगैरह हो गई, लीकेज हो गई, या कुछ इन्वेंट्री वो डिस्ट्रॉय हो गई, या स्पॉइलेज हो गया, ठीक है। तो ये इस वजह से इनको ये इन्वेंट्री श्रिंकेज हो जाती है, जिसमें किसी चीज़ की वजह से इन्वेंट्री कम हो रही होती है। तो ये एक नॉर्मल कॉस्ट होती है, ये बिजनेस में होती रहती है, मतलब इसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। दो तो इस वजह से जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इन्वेंट्री कम हो जाती है और कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो हम जो कॉस्ट होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और इन्वेंट्री कम हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कंपनी है उसने ईयर एंड पे एक चेक किया, ठीक है, तो उनके पास जो इन्वेंट्री थी उनकी जो लेजर्स में वो थी 72,000 की, ठीक है। और जब उन्होंने फिजिकल काउंट किया तो उनके पास जो उन्होंने फिजिकल काउंट किया, चेक किया, तो उनके पास जो इन्वेंट्री जो प्रेजेंट थी वो 70,000 थी, मतलब 2200 का उनके पास इन्वेंट्री श्रिंकेज आ रही थी, मतलब वो फिजिकल काउंट करने पे उनकी जो इन्वेंट्री जो कम आ रही थी वो 2200 की आ रही थी। तो अब कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसको हम डेबिट कर देंगे 2200 से, और इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे 2200 से। अब नेक्स्ट है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। इसमें क्या होता है कि इसमें रिकॉर्ड हम अप टू डेट नहीं कर रखते, ठीक है। अगर हम इन्वेंट्री चेक करनी है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक करना है तो हम पीरियड एंड का वेट करना पड़ता है, जो कि जनरली मंथ एंड होता है या ईयर एंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम जब भी कोई इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री नहीं लिखते, बल्कि हम परचेज लिखते हैं। तो इस वजह से जो इन्वेंट्री है वो अप टू डेट नहीं रहती, ठीक है। तो कोई, क्योंकि इन्वेंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही होती, हम उसको जब रिकॉर्ड ही परचेज पे करते हैं, इन्वेंट्री पे नहीं करते, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो और इसमें ये होता है कि हम जब भी हमने कोई इन्वेंट्री परचेज़ की है, ठीक है, मर्चेंडाइज परचेज़ की है, तो हम उसको जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम परचेज़ को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसको हम सेल कर देंगे, उस इन्वेंट्री को हम सेल कर देंगे, तो हम उसका सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, पर हम उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें कोई एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती इसमें। अब ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के ऑपरेशंस की, कि इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द 2010 पे जो कॉस्ट जो इन्वेंट्री ऑन हैंड थी वो थी 14,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी थी। फिर 2011 में क्या किया कि कंपनी ने मर्चेंडाइज परचेज कर लिया फॉर रीसेल टू कस्टमर्स को। फर्दर उन्होंने परचेज कर ली मर्चेंडाइज, वो थी 1,30,000 उन्होंने परचेज कर ली। तो इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द 2011 जो कॉस्ट आई थी वो 12,000 आई थी। मतलब साल के बिगनिंग में जो 2000 की जो 2010 की जो इन्वेंट्री आई थी वो 2011 के बिगनिंग में जो इन्वेंट्री थी वो थी 14,000। और फिर ड्यूरिंग 2011 के मतलब उस के दौरान उन्होंने और परचेजेस कर ली 130,000 की। और एट द एंड ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 2011 उनके पास जो इन्वेंट्री ऑन हैंड थी, मतलब जो उनकी स्टॉक में पड़ी थी वो थी, जिसकी कॉस्ट थी 12,000। तो अब पहले हम परचेज जो मर्चेंडाइज जो परचेज किया, ठीक है, जब परचेजेस इंक्रीज हुए तो उसको हम डेबिट में 2000 कर देंगे, और अकाउंट्स का हमने पेबल करना है क्योंकि हमने अकाउंट में क्रेडिट बेसिस पे उसको परचेज किया, तो उसको हम डिक्रीज अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब हमने इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कंप्यूट करेंगे, और ये एट द एंड ऑफ द ईयर कंप्यूट करे होंगे, कैलकुलेट करे होंगे। तो इन्वेंट्री जो बिगनिंग थी उसका बैलेंस था 2010 में, ठीक है, जो था उसका जो कॉस्ट थी वो थी 14,000। और फिर हमने परचेजेस कर ली बीच में, तो वो ऐड होके हमारे पास जो टोटल इन्वेंट्री आ गई वो थी 1,44,000 की इन्वेंट्री थी, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स थी जो अवेलेबल फॉर सेल अवेलेबल थी। फिर उसके एंड जो 2011 के जो एंड पे हमारे पास जो इन्वेंट्री रह गई थी वो थी वो 12,000 की थी। तो हम 144,000 में से हम इसको 12,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इन्वेंट्री सोल्ड हो गई है, तो उसकी जो वो 132,000 की कॉस्ट की इन्वेंट्री हमने सोल्ड कर दी है, और 12,000 की जो इन्वेंट्री है वो एट द एंड जो हमारे पास बच गई है। अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे कि जब इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया है और इन्वेंट्री कम हो गई है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास थे जो हम पहले इन्वेंट्री देखते हैं, जो बिगनिंग बैलेंस था वो 14,000 था, ठीक है, और जो परचेजेस थी वो थी 1,30,000। तो ये जो इन्वेंट्री है ये कम हुई है क्योंकि ये सोल्ड हो गई है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, ठीक है, तो वो कॉस्ट उसकी हम डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस आया हुआ है, ठीक है। तो वो 1,44,000 से वो सोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब जो अब जो ईयर एंड पे जो फिजिकल इन्वेंट्री जो हैंड हमारे पास प्रेजेंट है वो है 12,000। तो वो इन्वेंट्री जब जो इन्वेंट्री है वो 12,000 हो जाएगी डेबिट बैलेंस से, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। तो अब इसका क्लोजिंग प्रोसेस था, पहले जो इन्वेंट्री थी उसका डेबिट बैलेंस था, फिर जब हमने उसको क्लोज किया तो उसका 14,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। और फिर हमने जब परचेजेस की थी उसके पहले डेबिट बैलेंस था 1,30,000, जब उसको क्लोज किया तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया 1,30,000। तो ये इनका वो बैलेंस जीरो आ जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 1,44,000 का, ठीक है। फिर जो सेकेंड क्लोजिंग एंट्री थी उसमें था कि इन्वेंट्री
को हमने डेबिट किया था, ठीक है, 12,000 से, जो हमारे पास जो आखिर में बच गई थी, एट द साल के आखिर में जो बच गई थी वो इन्वेंट्री 12,000 से, जो रिड्यूस कर रही थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी, वो 12,000 क्रेडिट था। तो जो एक पहले बैलेंस था वो 1,44,000 था और डेबिट बैलेंस था, और 12,000 क्रेडिट बैलेंस था। तो इसका जो बैलेंस है वो 1,32,000 हमारे पास आ गया। और ये जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, ठीक है, जो इन्वेंट्री ये उसका बैलेंस है कि वो उसकी कॉस्ट इतनी थी। अब देखते हैं क्रेडिट टर्म्स एंड कैश डिस्काउंट्स। ये है कि जब भी आप कोई चीज़ कोई भी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो या फिर उसको आगे सेल कर रहे हो, तो जब आप क्रेडिट टर्म्स पे, जब आप उसको क्रेडिट पे परचेज और सेल करते हो, ठीक है, मतलब उधार पे, तो ये क्रेडिट टर्म्स हैं कि अगर ये जो 2/10 है और N/30 है कि N/30 तो फुल पेमेंट होती है, मतलब जो अगर आप विद इन 30 डेज पे करते हो तो आपको फुल पेमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन ये 2/10 एक और टर्म है कि अगर आप विद इन 10 डेज अगर आप पेमेंट पे कर दोगे या तो आपको जो 2% है वो डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो जो भी जो जिस पीरियड जो डिस्काउंट पीरियड में अगर आप पे अगर आप जो एक डिस्काउंट पीरियड होता है, ठीक है, अगर आप विद इन उस पीरियड के अगर आपने पे कर दिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आपने जो 10 डेज के अंदर पे कर दिया तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, उस जो आपको 2% डिस्काउंट में आप पे करोगे, ठीक है। जो आपकी फुल पेमेंट होगी ना उसमें से आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा और उस 2% डिस्काउंट को फिर आप पे करोगे, मतलब 2% डिस्काउंट लगा के फिर आप वो पेमेंट करोगे। तो ये कैश डिस्काउंट्स होते हैं, परचेज डिस्काउंट होते हैं, जिनको हम परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं और सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं। तो अब एक क्रेडिट टर्म्स और कैश डिस्काउंट के हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, उसने परचेज़ की 100 स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसने परचेज़ की फ्रॉम पीसी प्रोडक्ट्स, और हर प्रोग्राम की जो कॉस्ट थी वो थी 100। तो 100 इंटू 100 अगर करो तो 10,000 के जो परचेजेस हुई हैं, ठीक है। और पीसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे परचेजिंग की गई है, तो उन्होंने ऑफर किया है कि अगर आप 10 डेज के अंदर पे करोगे तो आपको 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप फुल मतलब अगर आप 30 डेज के अंदर पे करोगे तो आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उनका था कि अगर कंप्यूटर सिटी पे करती है विद इन डिस्काउंट पीरियड पे करती है तो उसको 9800 पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 10,000। उसको 10,000 पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2% डिस्काउंट लगा के जो 9800 अमाउंट बन रही है अब वो 98% उसको पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो इन्वेंट्री है वो जो कंपनी है जिसने परचेज किया उसको वो रिकॉर्ड करेगी, डेबिट करेगी इन्वेंट्री, क्योंकि ये एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो अकाउंट्स पेबल जो उसने पे करना है, अगर वो डिस्काउंट पीरियड के विद इन डिस्काउंट पीरियड अगर पे करता है तो उसको फिर 9800 पे करना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर सिटी वो विद इन डिस्काउंट पीरियड वो नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया, तो उसको फिर वो फुल अमाउंट पे करनी पड़ी, मतलब 10,000 फुल अमाउंट पे करनी पड़ी। जो अकाउंट्स पेबल थे वो 9800 थे, ठीक है। और जो परचेज जो डिस्काउंट उसको दिया जा रहा था वो 200 का, जो वो पे नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसको फुल वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैश पे हो रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो वो 10,000 उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और अकाउंट्स लाइबिलिटी अब डिक्रीज हो गई है तो वो 9800 कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया। और परचेज डिस्काउंट भी पे करना पड़ा, ठीक है, तो वो 200 से हम उसको डेबिट कर देंगे। अब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ये क्या होता है कि जब भी कोई आपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है, और आपके कस्टमर्स ने आपको वो जो प्रोडक्ट हैं वो वापस कर दिए, आपको रिटर्न कर दिए, वो जो सेल है, ठीक है, उसने अपने पास मतलब उसने कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकती है तो उसने वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दिए। तो जब आपको अब जब कंपनी के पास जब वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, तो जो उसकी इन्वेंट्री होगी, ठीक है, जो उसने सेल्स जो की होंगी, जो उसने सेल्स की होंगी तो वो डिक्रीज हो रही होंगी। तो जब सेल्स डिक्रीज होती हैं तो हम उसको सेल रिटर्न एंड अनाउंसेस का नाम देके उसको डिक्रीज करके उसको हम डेबिट का साइन लिख देते हैं, ठीक है। और जो उसने अकाउंट रिसीवेबल जो अकाउंट रिसीवेबल उसने कलेक्ट जो कैश करना था वो अब वो कैश कलेक्ट नहीं करेगा उसके बदले, क्योंकि उसने जो कस्टमर्स हैं उसने रिटर्न कर दिए, तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो कहते हैं कि अगर जब मर्चेंडाइज कस्टमर से जो भी इन्वेंट्री जो उनको सेल की गई जब वो कस्टमर रिटर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट होती है ना उसको हम रिकवर कर देते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में, मतलब इन्वेंट्री वो है वो वापस आ जाती है, तो वो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री को फिर हम डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्रेडिट कर देंगे।
इसी तरह सेल डिस्काउंट्स होते हैं कि आपने कोई कंपनी है उसने कोई सेल किया है और फिर सेल क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, अकाउंट बेसिस पे सेल किया है, तो वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि अगर वो विद इन 10 डेज पे करेंगे जो उस सेल के अगेंस्ट जो पेमेंट होगी, अगर वो विद इन 10 डेज पे करेंगे तो उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर वो 30 डेज के विद इन 30 डेज करेंगे तो उनको फुल पेमेंट पे करनी पड़ेगी, डिस्काउंट उनको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये जो एक कंपनी है उसने मर्चेंडाइज सेल की है एक हाईलैंडर पब को फॉर $1,000, ठीक है। तो अभी जब वो सेल वो रिकॉर्ड होगी वो फुल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल मतलब उन्होंने कैश रिसीव करना है फ्यूचर में, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, वो 1000 से हम उसको डेबिट कर देंगे। और सेल्स हुई है तो सेल्स जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब अगर जो पेमेंट करता है आफ्टर जो जो कस्टमर था उसने क्या किया, उसने विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं की बल्कि उसने फुल 30 डेज में ही पेमेंट की। तो जो वो कैश था अब कंपनी रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है, ठीक है, वो 980 रिसीव करेगी, ठीक है, जो और 2% डिस्काउंट था अब वो भी वो साथ में रिसीव करेगी क्योंकि फुल पेमेंट रिसीव हो रही है। तो ये कैश वो सेल डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है, तो 20 है, तो ये डेबिट में हो जाएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल ये क्या है, ये कम हो गया क्योंकि अब कैश रिसीव हो गया, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्स। अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्स में क्या है कि आप जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो उस पर आप सेल टैक्स भी उसके ऊपर कस्टमर से चार्ज कर रहे होते हो, और फिर वो सेल टैक्स आपने आगे पे करना होता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को, जो होती हैं गवर्नमेंट होती है, ठीक है, बॉडीज़ को आपने पे करना होता है। तो आप तो इसमें ये है कि आपने कैश रिसीव की है, ठीक है, आप जो 1000 की क्या थी वो थी सेल थी, ऊपर जो टैक्स आपने रिसीव किया है वो किया है 70, आपने टैक्स रिसीव किया है, ठीक है। तो आपके पास कैश आया है 1070, कंपनी के पास आया, तो एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट में भी लिखेंगे, डेबिट से हम उसको 1070 लिख दिया। और सेल्स टैक्स पेएबल, ठीक है, वो जो 70 है जो अमाउंट रिसीव किया है कस्टमर से, अब इन्होंने आगे पे करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, रेगुलेटरी बॉडीज को आगे पे करना है वो टैक्स। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम सेल टैक्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। और जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, सेल्स की अमाउंट आई है हमारे पास इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो सेल्स को हम जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो हमने उसको 1000 जो क्योंकि 1000 की सेल हुई थी तो 1000 हमने इसको क्रेडिट बैलेंस कर दिया। तो ये अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स, उनकी इसकी अकाउंटिंग इस तरह होगी, इसकी एंट्री इस तरह हम जनरेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बेसिकली मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ का ये सारा कॉन्सेप्ट से जो हमने आज देखे, ठीक है, ये अकाउंटिंग हम इसको जो मर्चेंडाइजिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको इस तरह अकाउंट करते हैं, उनकी अकाउंटिंग इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का यही था।